मित्रों, स्वागत है आपका हमारे जेआईवी एंड सीआईवी मेड सिंपल के इस चैनल में। दोस्तों, एवीएफएम का जो जून 2025 का एग्जामिनेशन हुआ था उसमें किस प्रकार के सवाल आए थे, न्यूमेरिकल का क्या वेटेज था, पॉलिटिकल क्वेश्चन का क्या वेटेज था, कौन सा टॉपिक सबसे महत्वपूर्ण है, किस प्रकार के केस स्टडीज आए थे। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन का जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा, क्योंकि आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ एवीएफएम का मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, हमारे इस चैनल पे आपको पिछले जो 5 पेपर हुए हैं एवीएफएम के, जो जून 2023 से लेकर अभी तक, सभी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वीडियो अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाइए, वहां पे प्लेलिस्ट है अवेलेबल, और पीडीएफ भी हमारे कोर्स के अंदर अवेलेबल है। चलिए शुरुआत करते हैं, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि बेसिकली इफ एन इन्वेस्टमेंट यील्ड रिटर्न ऑफ $5,000, चलिए डॉलर में दिया हुआ है, चलिए ठीक है। तो ये कोई इन्वेस्टमेंट है जो कि रिटर्न दे रहा है, कितने का, $5,000 का रिटर्न दे रहा है, ठीक है। एनुअल बेसिस पे रिटर्न आपको मिल रहा है, और आरओआई दे रखा है 10% का। तो आपसे पूछा है कि इनिशियल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होगा। एग्जैक्टली सेम सवाल आया था, $500, $5,000, $50,000 या $5,00,000। चलिए ऑप्शन वाइज बात करते हैं। पहले ऑप्शन ए को देखते हैं। देखिए, सोचिए कि अगर आपने सिर्फ $500 इन्वेस्ट किया और हर साल $5,000 कमा रहे हैं, तो आरओआई कितना हो जाएगा। आरओआई का फॉर्मूला पता है क्या होता है। आरओआई का फॉर्मूला होता है यील्ड अपॉन कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहाँ देखिए ना, यानी कि यील्ड आपको 5,000 का हो रहा है और कॉस्ट कितना है, मात्र 500 है। अगर गुने 100 कीजिएगा तो यहाँ पे तो 1000% हो गया, नहीं हो गया 1000%, मतलब 10% नहीं बल्कि 1000%। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। इस कंडीशन में पॉसिबल ही नहीं है, तो ये तो गलत है। चलिए ऑप्शन बी की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन बी में लिखा है इन्होंने 5,000। देखिए 5,000 है, अगर इन्वेस्टमेंट भी 5,000 है और रिटर्न भी 5,000 का आ रहा है, तो आरओआई कितना हो जाएगा। तो 5,000 बटे 5,000 कर दीजिए ना, 5,000 बटे 5,000 करेंगे और इंटू 100 करेंगे तो 100% नहीं हो जाएगा जी। तो ये भी गलत है, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली आपको आरओआई जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 10% दिया हुआ है। अच्छा, सी को देखिए, फिर से देखिए, यहाँ 50,000 है, ठीक है। तो फिर फॉर्मूला वही हमारा यील्ड अपॉन कॉस्ट इंटू 100। यील्ड कितना दिया हुआ है, तो यील्ड देखिए हमको दिया हुआ है यील्ड 5,000 का, तो 5,000 नॉमिनेटर में आ जाएगा और 50,000 हमारा डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और इंटू 100 करेंगे तो बिल्कुल सही है, यही 10% है ना। तो यही हमारा सही जवाब है। और 5 लाख करेंगे तो कितना परसेंट आएगा बताएंगे। 5 लाख करेंगे तो 1% आएगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों याद रखिए, एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो कि आप याद रखेंगे कि आरओआई इज इक्वल टू यील्ड अपॉन कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इंटू 100, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अगर आरओआई और यील्ड दोनों दिए हुए हों तो आप आसानी से कॉस्ट भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए कॉस्ट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, यील्ड डिवाइडेड बाय आरओआई मल्टीप्लाइड बाय 100। इस प्रकार से आप कॉस्ट निकाल सकते हैं। बस इतना याद रखिए, आरओआई का सवाल कभी गलत नहीं होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़े। बहुत सिंपल सवाल था। तो एवीएफएम का पेपर में उतना टफ सवाल नहीं पूछा गया था पिछली बार, एक बेसिक सवाल थे। चलिए अगला सवाल एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। इसमें यह पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एडवांटेज ऑफ प्लानिंग इन मैनेजमेंट, राइट। तो मॉड्यूल से सवाल है कि प्लानिंग का कौन सा एडवांटेज नहीं है। ऑप्शन ए कह रहा है कि इनहांस कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग डिपार्टमेंट टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन गोल। बी कह रहा है ऑप्टिमल रिसोर्स एलोकेशन बाय प्रायोरिटाइजिंग हाई रिटर्न एक्टिविटी। सी कह रहा है रिड्यूस एम्प्लॉय मोटिवेशन ड्यू टू रिजिड गोल सेटिंग। और डी कह रहा है इंप्रूव एडेप्टेबिलिटी बाय सेटिंग माइलस्टोन फॉर प्रोग्रेस ट्रैकिंग। यदि हम ऑप्शन ए से स्टार्ट करें तो ऑप्शन ए देखिए, प्लानिंग के लिए सबसे बड़ा फायदा यह है कि डिपार्टमेंट एक ही डायरेक्शन में काम करते हैं। जैसे मान लीजिए सेल्स की बात कर लेते हैं, तो सेल्स टीम और प्रोडक्शन टीम दोनों को पता हो कितना माल बनाना है और कितना बेचना है, राइट। अगर प्लानिंग होगी तो दोनों कोऑर्डिनेट करके गोल अचीव करेंगे। तो यह तो एडवांटेज है ना। आपसे क्या पूछा गया, कौन सा एडवांटेज नहीं है, ठीक है ना। इनहांस कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग डिपार्टमेंट, सिंपल सी बात है। सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि डिपार्टमेंट एक ही डायरेक्शन में काम करते हैं, समझे, काम करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि सेल्स टीम है, प्रोडक्शन टीम है, दोनों को पता है कितना माल बनाना है, कितना माल बेचना है। अगर प्लानिंग सही तरीके से होगी ना तो दोनों कोऑर्डिनेट करके गोल अचीव करेंगे। तो ये तो एडवांटेज है, ये तो सही है। तो नॉट तो नहीं होगा, ये तो गलत हो गया। चलिए बी को पढ़िए, ऑप्टिमल रिसोर्स एलोकेशन बाय प्रायोरिटाइजिंग हाई रिटर्न एक्टिविटी। देखिए प्लानिंग से हमें यह डिसाइड करना ईजी हो जाता है कि रिसोर्स कहाँ लगने चाहिए, हमारे जो रिसोर्स है वो कहाँ लगने चाहिए, राइट। जैसे मान लीजिए कि एक कंपनी के पास पैसा लिमिटेड है, तो प्लानिंग करेगी ना कि उस पैसे को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट वाले प्रोजेक्ट पे लगाए, मतलब रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होते हैं। यह भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, तो ये भी नहीं होगा। फिर कह रहा है कि रिड्यूस एम्प्लॉय मोटिवेशन ड्यू टू रिजिड गोल सेटिंग। हाँ, ये देखिए क्या कर रहा है कि प्लानिंग से मोटिवेशन कम होता है क्योंकि गोल रिजिड हो जाते हैं। ये गलत है, यही है हमारा सही आंसर है। एक्चुअली प्लानिंग से मोटिवेशन बढ़ता है। एक्चुअली क्या होता है कि आप यदि प्लानिंग सही से करेंगे ना तो आपका मोटिवेशन बढ़ेगा, मोटिवेशन विल इंक्रीज,
ठीक है ना, क्योंकि एम्प्लॉय को क्लियर हो जाता है कि उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है। जब आपके सामने टारगेट क्लियर होगा ना, तो आप उनमें से रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंस्पिरेशन दोनों आता है। इसलिए सी एडवांटेज नहीं है और यही करेक्ट आंसर है, यही हमारा। क्योंकि पूछा है कौन सा एडवांटेज नहीं है, ये गलत लिख दिया इन्होंने, ठीक है। फिर डी कर रहा है कि इंप्रूव एडेप्टेबिलिटी बाय सेटिंग माइलस्टोन फॉर प्रोजेक्ट ट्रैकिंग। देखिए प्लानिंग के थ्रू हम माइलस्टोन बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? माइलस्टोन। समझे कि जैसे क्वार्टरली टारगेट बना लिया, मंथली टारगेट, मंथली चेक पॉइंट बना लिया। अगर कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो इजीली हम अडेप्ट कर सकते हैं। इसीलिए अडेप्टेबिलिटी भी एक बहुत बड़ा फायदा है प्लानिंग का। तो ये भी हमारा एडवांटेज है, समझे। तो ये भी गलत है। तो दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, रिड्यूस एम्प्लॉय मोटिवेशन ड्यू टू रिजिड गोल सेटिंग। तो याद रखिए दोस्तों, प्लानिंग के क्या कौन कौन से बड़े एडवांटेज हैं, एक बार मैं आपको बता देता हूँ। सबसे बड़ा एडवांटेज है डिपार्टमेंट की कोऑर्डिनेशन, राइट, कोऑर्डिनेशन ऑफ डिपार्टमेंट। दूसरा एडवांटेज है दोस्तों कि रिसोर्स का बेस्ट यूज, राइट, बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्स। तीसरा एडवांटेज है एम्प्लॉय का मोटिवेशन बढ़ाना, समझे। और चौथा एडवांटेज है माइलस्टोन के जरिए अडेप्टेबिलिटी को अचीव करना, माइलस्टोन के जरिए अडेप्टेबिलिटी को अचीव करना। सिर्फ सी गलत है, क्योंकि प्लानिंग से मोटिवेशन कम नहीं होता बल्कि बढ़ जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में इजीली कंफ्यूज कर देते हैं। इसी तरह के कंसेप्ट, अगर कंसेप्ट क्लियर है तो गलती नहीं होगा। दोस्तों आपको एवीएफएम से रिलेटेड किसी प्रकार की स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट हो या कंप्लीट सीआईबी से रिलेटेड, तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस बार हमने क्या किया है कि लेवल 1 और लेवल 2 दोनों लेवल का मॉक टेस्ट इंट्रोड्यूस किया है अपने मॉक टेस्ट में। यानी लेवल 1 पहले अटेम्प्ट करेंगे, इजी लेवल होता है। उसके बाद लेवल 2 पे आएंगे जो कि कंप्लीटली केस स्टडीज है। तो केस स्टडी अटेंड करेंगे, देखिए देख पाएंगे कि आपको कितना कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है। और आजकल जो सीआईबी का एग्जामिनेशन है दोस्तों, उसमें आपके कंसेप्चुअल कंसेप्ट को तो चेक किया जाता है, समझे। तो जरूरी है कि हम लोग एग्जाम से पहले अपना टेम्परामेंट बिल्ड करें सफिशिएंट प्रैक्टिस से। अगला सवाल देखते हैं। अब देखिए एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, आपसे ब्रेक इवन पॉइंट निकालने कहा जा रहा है। एक नया बिजनेस है जिसका कॉस्ट और रेवेन्यू स्ट्रक्चर आपके सामने दे रखा है इन्होंने। तो देखिए आपको पता होगा ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे बिजनेस ना ही प्रॉफिट करता है और ना ही लॉस करता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो इनका फिक्स्ड कॉस्ट दे रखा है $10,000, सेलिंग प्राइस पर यूनिट है $25, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है $15, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा गया है कि ब्रेक इवन पॉइंट कितना होगा, तो ब्रेक इवन पॉइंट निकालने बोला गया है। तो सबसे पहले देखिए ब्रेक इवन पॉइंट निकालने का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? वो पॉइंट होता है जहाँ पे ना ही हमारा लॉस होता है ना ही हमारा गेन होता है, ठीक है। तो जैसे कि आपको मैंने हमेशा बताया कि ये वाला जो सर्कुलर पाई चार्ट मेथड है बेस्ट है। ये पाई चार्ट मेथड में क्या होता है दोस्तों कि एक तरफ तो हमारा टोटल कॉस्ट, टोटल सेलिंग प्राइस हो गया, उसका एक पार्ट जो होता है ना, ठीक है ना, एक मिनट, हाँ, उसका एक पार्ट जो होता है वो वेरिएबल कॉस्ट का होता है, समझे। एक पार्ट हमारा वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट का होता है। और इधर वाला जो पार्ट होता है इसको हम लोग बोलते हैं कंट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं इसको? कंट्रीब्यूशन। और कंट्रीब्यूशन का दो पार्ट होता है, एक होता है हमारा फिक्स कॉस्ट और एक होता है हमारा प्रॉफिट। अब देखिए चूंकि हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है तो प्रॉफिट 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या हो जाएगा कि जो हमारा फिक्स कॉस्ट है वो कंट्रीब्यूशन के बराबर हो जाएगा कि नहीं होगा? बताइए, होगा ना। चलिए तो अब जरा कंट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं। तो मान लीजिए कि नंबर ऑफ यूनिट्स n है। नंबर ऑफ यूनिट्स क्या है? n है। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना दिया हुआ है इन्होंने? $25। तो ये मतलब ये पूरा का पूरा जो हो जाएगा ये 25n हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। एक मान लीजिए कि नंबर ऑफ यूनिट n है, तो एक यूनिट का दाम है 25 रुपया, तो n यूनिट का दाम कितना हो जाएगा? 25n हो जाएगा। उसी तरह वेरिएबल कॉस्ट देखिए 15n हो जाएगा ना जी। तो अब प्रॉफिट हमारा 0 है, तो इक्वेशन क्या बनेगा? 25n माइनस 15n इक्वल टू FC। FC कितना है हमारा? 10,000। समझिए, कुछ रटना नहीं है, मैं फॉर्मूला बिल्कुल नहीं बोलूंगा, बस हमेशा ये डायग्राम बनाइए, सब कुछ क्लियर होगा। ये जो यूनिक तरीका है। तो 25 माइनस 15 कितना हो जाएगा जी? 10n नहीं हो जाएगा। तो 10n हमारा 10,000 के बराबर है, तो n हमारा 1,000 नहीं हो जाएगा, समझे। तो ब्रेक इवन पॉइंट कितना मिला? 1,000 मिला, ठीक है। ऑप्शन को देखिए कर रहा है 500 यूनिट। तो अगर 500 यूनिट बेचिएगा तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 500 यूनिट आप बेच के देखिए ना, मैं आपको ऑप्शन से भी एलिमिनेट करना सिखा देता हूँ। मान लीजिए आपको कुछ इतना नहीं आता है, सीधा ऑप्शन से भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे। तो मान लीजिए कि आप 500 यूनिट बेचेंगे, तो 500 को 10 से गुना कर देंगे। नहीं, 10 कहाँ से आया? आप बोलेंगे 10 कहाँ से आ गया? तो यहाँ पे देखिए कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? 10 यहाँ से आया, देखिए 25 माइनस 15 करेंगे ना तो 10 ही होगा। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 10 नहीं हो जाएगा। 25 है सेलिंग प्राइस पर यूनिट, VC है 15 रुपया पर यूनिट, तो कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? 5,000 हो जाएगा, समझे। फिक्स कॉस्ट है 10,000, मतलब कि अभी भी 5,000 का लॉस होगा, समझ रहे हैं। अच्छा, उसके बाद देखिए 750 यूनिट पे यदि हम लें तो 750 को 10 से गुना कर लीजिए तो 7500 होगा। तो 7500 हमारा क्या निकला? कंट्रीब्यूशन। फिक्स कॉस्ट कितना है? 10,000, तो अभी भी हमारा 2500 का लॉस है।
ठीक है ना। हाँ, 1000 पे देखेंगे तो 1000 को 10 से गुना करेंगे तो 10,000 एग्जैक्टली 10,000 आता है, और यही हमारा क्या है, फिक्स कॉस्ट है। तो यही हमारा सही आंसर है। और 1250 देखेंगे तो इसको 10 से गुना करेंगे तो 12,500, और फिक्स कॉस्ट है हमारा 10,000। तो यहाँ पे तो 2,500 का प्रॉफिट हो रहा है, समझे। तो ये ब्रेक इवन से अलग का सिनेरियो है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि ब्रेक इवन फाइंड करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला भी है, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय एसपी माइनस वीपी। तो कभी कभी क्या होता है ना कि फॉर्मूला में हम लोग गलत सलत करने लगते हैं, कभी न्यूमरेटर ध्यान नहीं दिए, डिनोमिनेटर ध्यान नहीं दिए, इसलिए मैं कभी भी फॉर्मूला नहीं रटने कहता हूँ। मैं हमेशा बोलता हूँ कि बेसिक कंसेप्ट फॉलो कीजिए। ये डायग्राम आप दिमाग में बैठा लीजिए, ये है टोटल सेलिंग प्राइस, उसमें से ये है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट के बाद जो बचता है उसको बोलते हैं हम लोग कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन का 2 पार्ट होता है, एक होता है फिक्स कॉस्ट और एक होता है प्रॉफिट। अब चूंकि ब्रेक इवन पॉइंट है तो प्रॉफिट 0 होगा, तो एसपी माइनस बीसी मल्टीप्लाइड बाय एन इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट। यहाँ से एन क्या हो जाएगा, एफ अपॉन एसपी माइनस बीसी। वही फॉर्मूला यहाँ उन्होंने लिखा है, समझे ना। 2 मिनट लगेगा फॉर्मूला डिराइव करने में, तुरंत डिराइव कर लेंगे। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़े हम लोग। अगला सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। तो हम एक एमसीक्यू करेंगे जिसमें स्टार्टअप फाइनेंसिंग रिलेटेड सवाल है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट और फाइनेंस एग्जाम के लिए, स्पेशली जब प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल का कंसेप्ट आता है। क्वेश्चन ये कर रहा है कि एक स्टार्टअप ने एक मशीन डेवलप की है जो इंडिया में ब्लड टेस्टिंग के लिए यूज होगी। कहाँ यूज होगी, इंडिया में ब्लड टेस्टिंग के लिए यूज होगी, ठीक है। प्रोटोटाइप सक्सेसफुल टेस्ट हो गया, अब उन्हें प्रोडक्शन के लिए फंडिंग चाहिए, ठीक है ना। प्रोटोटाइप इन्होंने टेस्ट किया, अब इनको फंडिंग चाहिए, किस चीज़ के लिए, प्रोडक्शन के लिए। सवाल ये कर रहा है कि कौन सा फाइनेंसिंग जो है, कौन सा फाइनेंसिंग टाइप कंसिडर करना चाहिए प्राइवेट इक्विटी प्रूफिंग के लिए, समझे। ऑप्शन ये कर रहा है वेंचर कैपिटल, बैंक लोन, क्राउड फंडिंग, गवर्नमेंट ग्रांट। चलिए ऑप्शन वाइज ऑप्शन बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द वेंचर कैपिटल। देखिए वेंचर कैपिटल एक ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है जो स्टार्टअप के अर्ली स्टेज, या तो हमारे स्टार्टअप हो गए या हमारे अर्ली स्टेज कंपनी को दिया जाता है, जिनकी ग्रोथ पोटेंशियल बहुत हाई होती है, जिनकी हाई ग्रोथ पोटेंशियल होती है। सब कीवर्ड है, याद रखिएगा, ठीक है ना। स्टार्टअप उन्हीं को, ये वेंचर कैपिटल उन्हीं को दिया जाता है, ग्रोथ पोटेंशियल काफ़ी हाई होती है। यहाँ पे स्टार्टअप ने प्रोटोटाइप बना दिया है। क्या बना दिया है, इन्होंने प्रोटोटाइप बना दिया है, ठीक है। और अब वो स्केल अप करना चाह रहे हैं, तो उन्हें इक्विटी बेस्ड फंडिंग चाहिए होगी। वेंचर कैपिटलिस्ट पैसा देते हैं और उसके बदले कंपनी का एक हिस्सा लेते हैं। कंपनी का क्या लेते हैं, इक्विटी लेते हैं, ठीक है ना। कंपनी से मतलब वेंचर कैपिटल एक अपना पैसा देंगे और बदले में कंपनी का इक्विटी लेंगे। तो यही प्राइवेट इक्विटी प्रूफिंग के लिए बेस्ट ऑप्शन, तो ये नंबर सही है। चलिए ऑप्शन नंबर बी की बात कर लें, तो बी में कर रहा है बैंक लोन। देखिए दोस्तों, बैंक लोन लेने के लिए ना कोलेट्रल, रिपेमेंट कैपेसिटी, प्रॉफिट ट्रैक रिकॉर्ड दिखाना पड़ता है। लेकिन एक स्टार्टअप के पास अभी स्टेबल रेवेन्यू नहीं होता है, तो बैंक के लिए रिस्क ज़्यादा होता है, इसीलिए यह स्टेज पे लोन लेना मुश्किल होता है और आइडियल ऑप्शन भी नहीं है। क्राउड फंडिंग, अब बताइए क्राउड फंडिंग में क्या होता है कि छोटे छोटे इन्वेस्टर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू पैसा देते हैं। तो देखिए अवेयरनेस बनाने के लिए तो अच्छा है, लेकिन प्रोडक्शन लेवल पे बड़े स्केल के लिए रिक्वायर्ड पैसा शायद आपको ना मिल पाए, और प्राइवेट इक्विटी प्रूफिंग के लिए सुटेबल नहीं है। डी कर रहा है गवर्नमेंट ग्रांट। ठीक है दोस्तों, गवर्नमेंट ग्रांट कभी कभी स्टार्टअप को मिलते हैं। स्पेसिफिकली मान लीजिए कि आपका स्टार्टअप यदि आपका हेल्थ टेक हो या इनोवेशन के लिए हो, लेकिन यह लिमिटेड होते हैं और प्रूफ ऑफ कंसेप्ट स्टेज पे ज़्यादा काम आते हैं। कहाँ पे, आप देखिए बहुत सारा स्टेज होता है। एक होता है प्रूफ ऑफ कंसेप्ट, जब प्रूफ ऑफ कंसेप्ट स्टेज आता है तब वहाँ पे गवर्नमेंट ग्रांट का ज़्यादा जरूरत होता है। लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए कंटिन्यूस फंडिंग चाहिए होती है, जो ग्रांट से मुश्किल है। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। बस याद रखिएगा कि वेंचर कैपिटल फंड जो है वो बेस्ड होता है किसके लिए, स्टार्टअप के लिए। इट इज बेस्ड फॉर स्टार्टअप विथ हाई ग्रोथ पोटेंशियल। और बैंक लोन रिस्की होता है अर्ली स्टार्टअप के लिए, चाहे कोलेट्रल हो, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको देखिए बैंक लोन में आपको कोलेट्रल चाहिए होगा। क्राउड फंडिंग अवेयरनेस के लिए अच्छा है, बड़े प्रोडक्शन के लिए वीक है, और गवर्नमेंट ग्रांट जो है लिमिटेड है और शॉर्ट टर्म सपोर्ट देता है। तो प्राइवेट इक्विटी प्रूफिंग के लिए जो वेंचर कैपिटल है ना वो सबसे ज़्यादा सुटेबल है, ये याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ें। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वारंट इज इनकरेक्ट बेस्ड ऑन द गिवन टेक्स्ट। अब देखिए वारंट पे सवाल है, ठीक है। तो दोस्तों ऑप्शन कर रहा है कि वारंट गिव ग्रांट द होल्डर द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू बाय इक्विटी शेयर एट अ प्रीडिटरमाइंड प्राइस एंड टाइम। बी कर रहा है इन इंडिया प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफ वारंट रिक्वायर द बायर टू पे 100% ऑफ द प्राइस अपफ्रंट टू एक्सरसाइज द वारंट। सी कर रहा है वारंट कैन बी अटैच्ड टू डेब्ट इंस्ट्रूमेंट टू स्वीटन टर्म्स और issued to promoter or institutional investor to increase their stake। और डी कर रहा है कि द कन्वर्जन प्राइस ऑफ वारंट इन प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट मस्ट कॉम्प्लाई विद द सेबी रेगुलेशन कंसिडरिंग हिस्टोरिकल स्टॉक प्राइस। देख रहे हैं ना आप, चारों ऑप्शन देखिए अलग अलग कंसेप्ट पे बेस्ड है। आजकल इसी प्रकार का सवाल आता है, ए एंड बी, बी एंड सी, सी एंड डी। तो आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रखना पड़ेगा, चीज़ों को मजा आने चाहिए चीज़ों को समझने में। और हम वीडियो में यही करते हैं कि आपको चीज़ें दिखने लगती हैं, चीज़ें समझ में आने लगती हैं। आइए समझाते हैं कि वर्ड को आसान भाषा में। पहले ऑप्शन ए को देखते हैं। आपसे पूछा है कौन सा इनकरेक्ट है, ऑप्शन ए सही है। क्यों सही है, देखिए वारंट एक आपको राइट देता है,
शेयर खरीदने का एक फिक्स प्राइस पे, एक फिक्स टाइम पे, समझे। तो वेरिएंट आपको क्या दे रहा है, राइट दे रहा है कि आप शेयर को खरीद सकते हैं एक फिक्स टाइम पे, एक फिक्स प्राइस पे, समझे बात को। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऑब्लिगेशन नहीं है, नॉट द ऑब्लिगेशन। ये आपको राइट दे रहा है बट नॉट द ऑब्लिगेशन। यानी अगर आपको लगता है कि मार्केट प्राइस कम है तो आप एक्सरसाइज करने की जरूरत ही नहीं है, समझिए। जैसे मान लीजिए कि अगर वेरिएंट कहता है कि आपको शेयर जो है $100 में मिलेगा और मार्केट प्राइस गिरकर मान लीजिए $80 हो गया, ठीक है, तो काहे का आप इसको अवॉइड कीजिए ना, काहे आप $100 पे जाइएगा जब आपको 80 में मिल रहा है चीज़, तो समझे। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इट गिव द होल्डर द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू बाय इक्विटी शेयर एट अ प्रीडिटरमाइंड प्राइस एंड टाइम। ऑप्शन नंबर बी की बात कर लें तो ये बोलता है कि इंडिया में प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफ वेरिएंट के लिए बायर को 100% प्राइस अपफ्रंट देना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। और सॉरी, ये गलत है, समझे, ये गलत है। एक्चुअली सेबी रूल के अकॉर्डिंग अपफ्रंट पेमेंट जो है, मतलब ये गलत है। एक बार मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये गलत क्यों है, क्योंकि सेबी का जो रूल है वो कहता है कि अपफ्रंट पेमेंट जो है ना वो 25% ही होता है मात्र। कितना होता है, 25%। और बाकी का जो पेमेंट है वो कन्वर्जन के टाइम पे होता है। एक होता है हमारा अपफ्रंट पेमेंट, दिस इज 25% इज कॉल्ड यू नो अपफ्रंट पेमेंट, और कन्वर्जन के टाइम जो पेमेंट होता है बाकी का होता है, समझे। इसीलिए यह इनकरेक्ट स्टेटमेंट है और यही हमारा सही जवाब है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है, नॉट करेक्ट ना, इनकरेक्ट पूछा है ना, इसीलिए ये सही है। अच्छा, सी को देखिए। सी कर रहे हैं कि वेरेंट कैन बी अटैच टू डेप्ट इंस्ट्रूमेंट टू स्वीटन टर्म्स और इशूड टू प्रमोटर और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर टू इंक्रीज देयर रिस्क। ये भी सही है दोस्तों, क्योंकि वेरेंट को अक्सर डेप्ट इंस्ट्रूमेंट के साथ अटैच कर देते हैं ताकि उनका टर्म स्वीटन हो जाए, यानी इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट है, समझे। और प्रमोटर या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को भी दिया जा सकता है ताकि वो अपने स्टेक इंक्रीज कर सकें। ये वैलिड स्टेटमेंट है। और डी की बात कर लें तो ये कह रहा है कन्वर्जन प्राइस ऑफ वेरेंट इन प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट मस्ट कंप्लाई विद सेबी रेगुलेशन कंसिडरिंग हिस्टोरिकल स्टॉक प्राइस। ये भी सही है, ऑप्शन नंबर डी भी सही है। क्यों, क्योंकि वेरेंट का कन्वर्जन प्राइस जो होता है ना वो सेबी रेगुलेशन के हिसाब से फिक्स होता है। सेबी समझते हैं ना, सिक्योरिटीज एंड बोर्ड ऑफ इंडिया, तो सेबी का जो रेगुलेशन है इसके हिसाब से कन्वर्जन प्राइस सेट होता है, समझे। इसमें पिछले 2 वीक या पिछले 6 महीने का हिस्टोरिकल स्टॉक प्राइस का एवरेज कंसीडर किया जाता है ताकि फेयर प्राइसिंग हो। तो यह भी सही है, समझे। तो दोस्तों हमने क्या देखा कि सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर बी, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफ वेरेंट के लिए 100% अपफ्रंट पेमेंट करना पड़ता है। यह स्टेटमेंट गलत है। तो दोस्तों हमने क्या क्या सीखा इस क्वेश्चन से, 2-3 चीज बात याद रखिएगा। पहला बात ये याद रखिएगा दोस्तों कि वेरेंट एक राइट है कि आप खरीद सकते हैं शेयर को फिक्स प्राइस पे, कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। दूसरा बात ये याद रखिएगा कि भारत में जो प्रेफरेंशियल वेरेंट अलॉटमेंट होता है इसमें सिर्फ आपको 25% अपफ्रंट पेमेंट होता है, 100% अपफ्रंट पेमेंट नहीं होता है इसमें प्रेफरेंशियल वेरेंट अलॉटमेंट में। और तीसरा बात ये याद रखिएगा कि जो वेरेंट है वो डेप्ट इंस्ट्रूमेंट को स्वीटेन करता है। क्या करता है, स्वीटेन करता है, राइट, या प्रमोटर का स्टेक बढ़ाता है, समझे ना। तो डेप्ट इंस्ट्रूमेंट को स्वीटेन करता है, ये हमने देखा है। तो मतलब वेरेंट को ना डेप्ट इंस्ट्रूमेंट तक अटैच करते हैं, राइट, ताकि उनका टर्म स्वीटन हो जाए, यानी कि इन्वेस्टर को अट्रैक्ट। स्वीटन मतलब क्या होता है, स्वीट किसी को स्वीट की वर्ड इसलिए यूज किया गया है क्योंकि स्वीट मतलब क्या होता है, जो चीज़ सबको लुभावना जैसे लगे, अट्रैक्ट करे, ठीक है ना। तो ये इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए एक एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाता है। और प्रमोटर हो या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हो उनको भी दिया जा सकता है ताकि वो अपना स्टेक इंक्रीज करें। और जो चौथा चीज़ हमने यहाँ से सीखा वो यह कि कन्वर्जन प्राइस सेबी रूल के अंदर हिस्टोरिकल प्राइस से डिसाइड होता है, समझे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे गलत है। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़े। अगला सवाल और भी इंटरेस्टिंग है स्टार्टअप से। देखिए स्टार्टअप कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है। 2-3 सवाल तो हमने अभी तक स्टार्टअप का देख लिया अभी तक। देखिए दोस्तों सवाल ये कह रहा है कि एक स्टार्टअप के 8 क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर हैं, हर एक फैक्टर के सक्सेस होने की चांस है 80%। कितने क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर हैं, मल्टीपल इंडिपेंडेंट फैक्टर है, ठीक है ना। 8 क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर है और सभी का 80% चांस है सक्सेस होने का। हर एक फैक्टर के सक्सेस होने के चांस 80% है। हमें पूछा गया है कि ओवरऑल प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितनी होगी। बहुत अच्छा सवाल है। ये कह रहा है कि 80%, बी कह रहा है 17%, डी कह रहा है, सी कह रहा है 50%, डी कह रहा है 10%। चलिए ऑप्शन ए कह रहा है कि ओवरऑल प्रोबेबिलिटी भी 80% होगी। यह गलत है। क्यों ऑप्शन नंबर ए गलत है, सोचनिए ध्यान से। देखिए दोस्तों बेसिकली मल्टीपल इंडिपेंडेंट इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड नहीं करते, समझे। अगर आप सिर्फ एक फैक्टर देखते तो 80% सही है, लेकिन 8 फैक्टर एक साथ सक्सीड करना है तो 80% डायरेक्टली यूज आप नहीं कर सकते। हम बी कर रहे हैं 17%, यह सही है। अब देखिए यह सही क्यों है, क्योंकि रूल क्या कहता है कि जो हमारे इंडिपेंडेंट इवेंट है ये सब के सब आपस में इंडिपेंडेंट इवेंट है, ठीक है ना, एक दूसरे से कोई रिलेशन नहीं है। तो इंडिपेंडेंट इवेंट है, राइट, इनकी जो कंबाइंड प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है, इसको इनकी जो इंडिपेंडेंट इवेंट की जो कंबाइंड प्रोबेबिलिटी होती है
वो क्या होती है दोस्तों, वो उनके इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी की प्रोडक्ट होती है। समेशन मतलब ऐसा बोलिए, समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी इनटू प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रोडक्ट होती है, समझे। यहाँ पे क्या कीजिए आप कि अच्छा एक का चांस क्या है सक्सेस होने का, 0.8। 80% को नहीं ले सकते हैं 80/100, हाँ इसको नहीं ले सकते हैं 0.8, तो इसको ले ऐसा करूंगा P1 इंटू P2 सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना है 8 है, डॉट डॉट P8 तक। तो क्या करना है 0.8 इंटू 0.8 इंटू 0.8 इंटू 0.8, 8 बार कर दीजिए। तो इसको कैलकुलेट कीजिएगा ना आप इसका वैल्यू, तो आपको मिलेगा 0.167। इसको अप्रॉक्सीमेट आप कर सकते हैं 17% से। तो ओवरऑल स्टार्टअप के सक्सेसफुल होने की जो प्रोबेबिलिटी है सिर्फ 17%, समझे, बी नंबर करेक्ट है। अब सी देखिए कर रहा है 50%। अब देखिए एक एवरेज निकाल लो, यानी 80% का एवरेज करने का 50% का, तो एवरेज से तो नहीं निकलता है। अगर मान लीजिए कि आप एक डाइस को रोल कीजिए, एक नंबर का चांस 1/6 होता है, और 2 डाइस एक साथ आने का चांस एवरेज से नहीं निकलता है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। और डी बोलता है 10%, यह तब होता अगर एक फैक्टर का चांस गिरकर 50% हो जाता, तो समझे। तो दोस्तों याद रखिएगा कि अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करते हैं, तब जाके हमें कंबाइंड प्रोबेबिलिटी मिलता है। ये आपने एवीएम में भी पढ़ा होगा, वहां पे हम लोग इंडिपेंडेंट इवेंट को समझा था। तो ठीक है, ऐड करना या एवरेज निकालने से गलत आपका आंसर आ जाएगा, वो बिल्कुल नहीं करना है। यही चीज़ यहाँ पे समझाया जा रहा है, द सेम थिंग हैज बीन एक्सप्लेन्ड हियर। चलिए अगला सवाल देखते हैं, जो कि हमारा डीसीएफ से रिलेटेड है। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, आइए समझते हैं। डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड तो आप जानते होंगे। सवाल ये कर रहा है कि जो डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यूएशन होता है कैन बी रिलायबली अप्लाइड टू इंटेंजिबल एसेट ओनली इफ दे मीट विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन ये है कि डिस्काउंटेड कैश फ्लो वैल्यूएशन इंटेंजिबल एसेट पे तभी रिलायबल अप्लाई होगा जब ऑप्शन ए एसेट का फिजिकल फॉर्म हो और अलग से बेचा जा सके, ऑप्शन बी एसेट इंडिपेंडेंट हो और आइडेंटिफाइबल कैश फ्लो जनरेट करे, ऑप्शन सी एसेट स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हो, ऑप्शन डी एसेट का वैल्यू प्योरली मार्केट स्पेकुलेशन पे बेस्ड हो। क्या लगता है दोस्तों, यदि हम ऑप्शन ए की बात कर ले तो यहाँ पे इन्होंने वर्ड यूज किया है फिजिकल फॉर्म। देखिए ऑप्शन ए कहता है कि एसेट का फिजिकल फॉर्म होना चाहिए और सेपरेटली सेल किया जा सके। जैसे मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मशीन है या मान लीजिए कि लैंड है, समझे, ये सभी फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, बिल्कुल करते हैं, दे एग्जिस्ट फिजिकली। लेकिन ध्यान रहे इंटेंजिबल एसेट, जैसे कि एग्जाम्पल बताएंगे इंटेंजिबल एसेट का, जैसे कि पेटेंट हो गया, जैसे कि आपका ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया, ये सब इंटेंजिबल एसेट होते हैं। तो पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट के पास कोई फिजिकल फॉर्म ही नहीं होता, दे डोंट हैव एनी फिजिकल फॉर्म। तो डीसीएफ के लिए जरूरी यह है कि कैश फ्लो मेजरेबल हो, फिजिकल एग्जिस्टेंस इररिलेवेंट है, समझे। डीसीएफ क्या बोलता है कि हाँ हम अप्लाई तो होंगे, लेकिन मेरे लिए जरूरी यह है कि जो हमारा कैश फ्लो है ना, कैश फ्लो को आप मेजर कर सकते हैं, बस इससे मतलब है। इससे मतलब नहीं है कि आपका जो एसेट है वो फिजिकल है या टेंजिबल है कि नहीं है। इसलिए ऑप्शन ए गलत है, समझिए। ये कह रहा है, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि डीसीएफ को कब अप्लाई करेंगे टेंजिबल एसेट के लिए, क्या कंडीशन फॉलो होना चाहिए। तो फिजिकल फॉर्म होना कोई आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन बी कहता है कि एसेट इंडिपेंडेंट हो और आइडेंटिफाइबल कैश फ्लो जनरेट करे। बिल्कुल, जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास एक पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, यही सही जवाब है। मान लीजिए कि आपके पास एक पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जो आप लाइसेंस के थ्रू कंपनी को दे रहे हैं और उससे रॉयल्टी आपको मिल रही है, ठीक है ना, आपको क्या मिल रही है, रॉयल्टी मिल रही है। तो दोस्तों यह एसेट इंडिपेंडेंट है और क्लियरली कैश फ्लो जनरेट कर, रॉयल्टी क्या है, कैश फ्लो ही तो है। यही रीजन है कि डीसीएफ वैल्यूएशन रिलायबल होती है, क्योंकि हम फ्यूचर कैश फ्लो को डिस्काउंट करके प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं। बेसिकली हम करते क्या है दोस्तों, हमारे पास जो फ्यूचर में कैश फ्लो आने वाला है ना, उसको डिस्काउंट करके हम प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, यही करते हैं ना। यही रीजन है कि डीसीएफ वैल्यूएशन बहुत ही रिलायबल होता है, और इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है। फिर सी कह रहा है कि एसेट लिस्टेड ऑन अ पब्लिक स्टॉक एक्सचेंज। ऑप्शन सी कहता है कि एसेट स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होना चाहिए। क्या लगता है दोस्तों आपको, व्हाट डू यू थिंक अबाउट सी। ये भी गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि दोस्तों डीसीएफ का यूज प्राइवेट एसेट के लिए भी होता है, जिसे पब्लिकली ट्रेड नहीं किया जाता। आपका मान लीजिए कि प्राइवेट एसेट है, तो प्राइवेट एसेट को आप पब्लिकली ट्रेड नहीं कर सकते, राइट। तो पब्लिक लिस्टिंग का डीसीएफ से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी भी गलत है। और ऑप्शन डी कर रहा है कि एसेट वैल्यू इज प्योरली बेस्ड ऑन मार्केट स्पेकुलेशन, यानी ये वर्ड यूज क्या है, स्पेकुलेटिव वैल्यू। तो देखिए ये कह रहा है कि एसेट का वैल्यू प्योरली मार्केट स्पेकुलेशन पे बेस्ड हो। अगर एसेट स्पेकुलेटिव है, स्पेकुलेटिव समझते हैं कि नहीं समझते हैं, बताइए, डू यू नो द मीनिंग ऑफ स्पेकुलेटिव। तो स्पेकुलेटिव का मतलब होता है कि कोई प्रिडिक्टेबल कैश फ्लो नहीं है, आप स्पेकुलेट नहीं कर रहे हैं, आप मतलब स्पेकुलेट कर रहे हैं, नो प्रिडिक्टेबल कैश फ्लो, यही होता है स्पेकुलेटिव कैश फ्लो।
ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि कोई प्रेडिक्टेबल कैश फ्लो नहीं है तो डीसीएफ का फॉर्मूला ही फेल हो जाता है। हमको फ्यूचर का कैश फ्लो एस्टिमेट करने होते हैं और स्पेकुलेटिव वैल्यू में ये पॉसिबल ही नहीं है। डीसीएफ ये नहीं बोलता है कि जो फ्यूचर में वैल्यू होगा उसको हम डिस्काउंट करके ना प्रेजेंट में निकाल के तुमको बता देंगे कि ये तुम्हारा वैल्यूएशन है, समझे। तो दोस्तों याद रखिएगा, इस क्वेश्चन से हमने क्या सीखा कि ऑप्शन डी कहता है यही हमारा सही जवाब है, ऑप्शन डी गलत है। तो हमने क्या सीखा कि डीसीएफ सिर्फ उन इंटेंजिबल एसेट पे के लिए अप्रेलेबल है जो क्या होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। और दूसरा, जिनका आइडेंटिफाइबल कैश फ्लो, ये 2 वर्ड याद रखिएगा, तभी जाके डीसीएफ को आप इंटेंजिबल एसेट पे लगा सकते हैं। पहला इंडिपेंडेंट हो और आइडेंटिफाइबल कैश फ्लो जनरेट करे। फिजिकल एग्जिस्टेंस, पब्लिक लिस्टिंग, मार्केट स्पेकुलेशन, ये सभी इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे पेटेंट, कॉपीराइट, लाइसेंस टेक्नोलॉजी, ये सब परफेक्ट कैंडिडेट है डीसीएफ के लिए। समझ में आया दोस्तों? मैंने सिंपल भाषा में आपको समझा दिया। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों यदि आपको लग रहा है कि चीज़ें आपको क्लियर हो रही हैं। दिस विल मोटिवेट मी टू प्रेजेंट सच काइंड ऑफ कंटेंट मोर एंड मोर फॉर यू। चलिए अगला सवाल देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस अ डीमर्जर इन कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग? बताइए डीमर्जर को कौन डिफाइन कर रहा है? तो ऑप्शन ए कह रहा है कि मर्जर ऑफ 2 कंपनी टू फॉर्म अ न्यू एंटिटी, द ट्रांसफर ऑफ 1 और मोर बिजनेस अंडरटेकिंग फ्रॉम 1 कंपनी टू अनदर, द लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी एसेट टू पे ऑफ द डेप्ट, अ होस्टाइल टेक ओवर ऑफ अ कंपनी बाय अनदर फर्म। बताइए ऑप्शन ए कहता है कि 2 कंपनी मर्ज होकर नए नए एंटिटी बन रही है। देखिए जैसे मान लीजिए कि कंपनी एक्स है, ठीक है, और कंपनी वाई है, ये आपस में मर्ज हो जा रही है और कंपनी जेड बन रही है। तो ये तो डीमर्जर का अपोजिट है ना। डीमर्जर में हम बिजनेस को अलग करते हैं, मर्ज में मिलाते हैं, ये तो नहीं होगा। बी को पढ़े तो बी कहता है कि एक कंपनी अपने बिजनेस अंडरटेकिंग को दूसरी कंपनी में ट्रांसफर करती है और अलग अलग एंटिटी क्रिएट होती है। जैसे मान लीजिए कि एक पेरेंट कंपनी है, क्या है, पेरेंट कंपनी ए, पेरेंट कंपनी है ए, ये अपने आईटी डिवीजन को निकाल करके, इसने क्या किया, आईटी डिवीजन को निकाल दिया, ठीक है, आईटी डिवीजन को निकाल के करके एक नया कंपनी बी में ट्रांसफर करती है। आईटी को अपने से निकाल के बी में ट्रांसफर कर दिया। अब जो आईटी डिवीजन है वो इंडिपेंडेंट हो गया और अलग कंपनी बन गया। तो यही तो होता है डीमर्जर का असली मतलब, बिजनेस को अलग करना, ना कि कंबाइन करना। बी नंबर बिल्कुल सही है। सी कर रहा है लिक्विडेशन, तो ये कर रहा है कि कंपनी अपने एसेट को बेचकर डेब्ट पे करे। देखिए लिक्विडेशन है ना कि रिस्ट्रक्चरिंग। लिक्विडेशन का मकसद है कि कंपनी बंद करना, रिस्ट्रक्चर करना नहीं, समझे। अच्छा डी का है हॉस्टाइल टेक ओवर। ये समझते हैं क्या होता है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी को कंट्रोल में ले लेती है अगेंस्ट मैनेजमेंट के। तो दोस्तों ये कॉन्सोलिडेशन है, दिस इज अ काइंड ऑफ कॉन्सोलिडेशन, इट इज नॉट अ सेपरेशन। डीमर्जर में बिजनेस को स्प्लिट किया जाता है, टेक ओवर में कंट्रोल मिलता है। टेक ओवर समझते हैं क्या होता है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी को कंट्रोल में ले लेती है अगेंस्ट मैनेजमेंट, समझिए, इसी को बोलते हैं डी हॉस्टाइल टेक ओवर। तो हमने क्या सीखा इस क्वेश्चन से कि देखिए सब क्वेश्चन कुछ ना कुछ जरूर सिखाता है। डीमर्जर का सिंपल मतलब होता है कि बिजनेस को अलग करना, सिंपल भाषा में समझिए। पेरेंट कंपनी अपनी एक या ज़्यादा डिवीजन को अलग एंटिटी में ट्रांसफर करती है, ये डीमर्जर है। यह रिस्ट्रक्चरिंग का पार्ट है, लिक्विडेशन या टेक ओवर का पार्ट नहीं है। जैसे मान लीजिए कि पेरेंट कंपनी का जो आईटी डिवीजन था उसको हमने नए इंडिपेंडेंट कंपनी में कन्वर्ट कर दिया। मजा आ रहा है ना दोस्तों? यही होता है, हमारा जो लेक्चर होता है ना उसमें इसी प्रकार से आपको चीज़ें समझाई जाती है एग्जाम्पल ले लेके, ताकि चीज़ें आपके दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए बैठ जाए और किसी प्रकार का सवाल क्यों ना आए, कॉन्फिडेंटली आप उसको सॉल्व कर लेंगे। और भी देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। देखिए आजकल जमाना पर बन गया है इस प्रकार के सवाल का, जिसमें आपका थॉट प्रोसेस चेक किया जाता है। केवल मॉडल नहीं पूछेगा, कौन सा मॉडल यूज करेंगे। देखते हैं सवाल क्या कर रहा है। दोस्तों सवाल ये कर रहा है कि एक सीमेंट कंपनी का एनुअल ग्रोथ डिक्लाइन कर रहा है लीनियरली, उसके बाद जाके वो स्टेबलाइज हो जा रहा है, मतलब पहले घटा और फिर स्टेबलाइज हो गया, ठीक है ना, कुछ सालों बाद। तो सवाल है कि कौन सा वैल्यूएशन मॉडल जो है बेस्ट कैप्चर करेगा इस ग्रोथ पैटर्न को। एक ग्राफ बना सकते हैं आप, ठीक है ना, ये ग्रोथ को दिखा रहा है और ये टाइम को दिखा रहा है। ऑप्शन निकाल रहा है 2 स्टेज एच मॉडल, 3 स्टेज, 4 स्टेज मॉडल। अब आपको ये मॉडल पता तो होना चाहिए क्या होता है, तभी तो बता पाइएगा। चलिए ऑप्शन ए से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन ए कहता है कि 2 स्टेज, मतलब 2 स्टेज समझते हैं, पहले हाई ग्रोथ होगा। ये सब नहीं लिखा रहेगा आपको, ये सब आप मैं लिख दिया हूँ क्वेश्चन में ताकि आपको ये भी समझ में आ जाए, लेकिन एग्जाम में खाली इतना लिखेगा 2 स्टेज एच मॉडल। तो आपको चारों मॉडल पता होना चाहिए, जब पता ही नहीं रहेगा तो कैसे बनाइएगा क्वेश्चन, समझ में आ रहा है। देखिए ऑप्शन निकल रहा है कि 2 स्टेज। अब बताइए पहले हाई ग्रोथ है, फिर एब्रप्ट ड्रॉप स्टेबल ग्रोथ में लिखा है ना, हाई ग्रोथ फॉलोड बाय एब्रप्ट ड्रॉप टू स्टेबल ग्रोथ। जैसे मान लीजिए कि अगर सीमेंट कंपनी है, उसका ग्रोथ सडनली 20% से 5% पे आ जाए ओवरनाइट, समझे, 20% से 5% पे प्रॉफिट आ जाए, यही तो होता है 2 स्टेज मॉडल, बिल्कुल फिट है। लेकिन हमारे केस में ग्रोथ लीनियरली डिक्लाइन हो रही है, मतलब ग्रेजुअली कम हो रही है, एब्रप्ट नहीं। ध्यान दीजिएगा, वर्ड यहाँ पे जो की वर्ड है वो है एब्रप्ट। एब्रप्ट मतलब कि सडनली, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, लीनियरली, मतलब लीनियरली मतलब कि ग्रेजुअली।
तो क्या लगता है दोस्तों, ऑप्शन ए गलत है कि सही है? बिल्कुल गलत है। देखिए यहाँ वर्डिंग का खेल है। आप समझिए, लीनियर का मतलब होता है ग्रेजुअल डिक्रीमेंट। जैसे लीनियर नहीं ग्राफ आता है, देखिए ना ग्राफ ऐसे बनाइएगा तो ये घट रहा है, लीनियर घट रहा है। ग्रेजुअल क्या होगा, ग्रेजुअल कैसे घटेगा? ग्रेजुअल घटेगा ऐसे ऐसे करके घटेगा, इस प्रकार से घटेगा ग्रेजुअल, सॉरी एब्रप्ट। समझे, दोनों में अंतर है। आप खुद सोचिए ना, एक ऐसे घटाइए और एक ऐसे घटाइए, इसको बोलते हैं एब्रप्ट और इसको बोलते हैं लीनियर। समझिए, चलिए तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा, ऑप्शन बी करें एच मॉडल। एच मॉडल कहता है कि ग्रोथ लीनियर डिक्लाइन होती है हाई से स्टेबल रेट तक। समझिए, ये कहता है हमारा एच मॉडल। तो देखिए जैसे सीमेंट कंपनी का ग्रोथ मान लीजिए 15% से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? 15% से, ठीक है। और 5 साल में ग्रेजुअली जो है 5% पे आता है। 5 साल लग जाते हैं ग्रेजुअली, और फिर वो जाके स्टेबल हो जाता है। सर ठीक है, जैसे देखिए ऐसा हो गया कि पहले लीनियरली घटा और फिर स्टेबल हो। टू स्टेट क्या बोलता है कि सीधा घटा दो और फिर स्टेबल करो। समझे, तो दोस्तों यही परफेक्ट मैच करता है एच मॉडल का। तो फॉर्मूला में आप देखिएगा ना, एच मॉडल का जो फॉर्मूला होता है, आपको केवल इतना ही नहीं, फॉर्मूला भी याद होना चाहिए सबका। समझे, मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसमें मैंने चारों मॉडल को समझाए हैं अच्छे तरीके से, कैसे फॉर्मूला आता है, कैसे फॉर्मूला याद करना है। जब आप इसका फॉर्मूला देखेंगे ना, तो G0 से लेके Gn तक लीनियरली डिक्लाइन होती है ओवर द टाइम टी, फिर कांस्टेंट हो जाती है। यह सही जवाब है। ऑप्शन नंबर सी का है 3 स्टेज मॉडल। मैं आपको केवल आंसर बता के नहीं छोड़ता हूँ, मैं हर एक ऑप्शन को समझाता हूँ। क्या पता अगली बार ऑप्शन सी से सवाल आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों ऑप्शन सी का है 3 स्टेज मॉडल। तो देखिए ये होता है हाई ग्रोथ, ट्रांजिशनल डिक्लाइन, स्टेबल फेज। पहले 3 स्टेज में क्या होता है आपका कि हाई ग्रोथ होता है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, डिक्लाइन होता है, और डिक्लाइन के बाद स्टेबल फेज आता है। तो ये थोड़ा ओवर कॉम्प्लिकेट करता है। अगर डिक्लाइन लीनियर सिंपल मैनर में हो रहा है तो ये तो गलत है। और डी का रहा है 4 स्टेज मॉडल। तो देखिए ऑप्शन डी में 4 स्टेज इंक्लूड होते हैं मैच्योरिटी फेज के साथ। समझे, इसीलिए 4 स्टेज हो जाता है, मैच्योरिटी फेज भी जुड़ जाता है। समझे, हमारे सिनेरियो में कोई एक्स्ट्रा मैच्योरिटी फेज तो मेंशन है ही नहीं, सिर्फ लीनियर लिखा है, तो फिर स्टेबल ग्रोथ है, तो ये भी नहीं होगा। समझे, तो देखिए हमने क्या सीखा इस क्वेश्चन से कि एच मॉडल होता है वो लीनियर डिक्लाइन होता है ग्रोथ में हाई टू स्टेबल रेट पे। परफेक्ट है उस इंडस्ट्री के लिए, जैसे सीमेंट इंडस्ट्री हो गया, जहाँ पे ग्रोथ ग्रेजुअली स्लो होती है बिफोर स्टेबलाइजिंग। 2 स्टेज में क्या होता है, एब्रप्ट ड्रॉप होता है। और 3 स्टेज 4 स्टेज में अननेसरी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है लीनियर डिक्लाइन में। समझे ना, तो जैसे मान लीजिए कि आपका ग्रोथ था 15% और 5 साल में जो है 5% पे पहुंचे। समझे, फिर स्टेबल हो गया। ये एच मॉडल को फिट कर रहा है। दोस्तों और बहुत सारे सवाल हैं। आप यदि आप चाहते हैं कि मैं इसका पार्ट 2 लाऊं तो प्लीज़ यस वर्ड लिख दीजिए चैट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में। मैं इसका पार्ट 2 भी लाऊंगा। दोस्तों हमने जो एग्जामिनेशन हुई थी ना जून में, इसके तीनों शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन थे सब कलेक्ट किए हैं। लगभग समझिए कि 200 से ऊपर का क्वेश्चन है, और उसको हम लोग ना मॉक टेस्ट के फॉर्म में आपको प्रोवाइड करेंगे प्रैक्टिस पर्पस के लिए, ताकि देख पाएंगे कि किस प्रकार का सवाल एग्जामिनेशन में आया है। यदि आप इसी तरह का प्रैक्टिस करना चाहते हैं पिछले 5 साल का पेपर, तो हमारे कोर्स में आप इनरोल हो सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में कोर्स का लिंक अवेलेबल है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट